हेलोजन के यौगिक में जो क्लोरीन देख रहे थे उसी में क्लोरीन का अगला यौगिक है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। इसमें का जो H है वह H+ आयन के रूप में और Cl आयन के रूप में टूटता है। तो जो H+ है उसको HCl दान कर देता है, जिसके कारण ये जो है एक प्रकार का एसिड है। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसके बारे में आज देखेंगे। तो सन 1648 में ग्लोबर ने जो साधारण नमक था उसको H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्राप्त किया था। डेवी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1810 में इसकी प्रकृति का अध्ययन किया था, स्टडी किया था, और उन्होंने बताया था कि यह जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बनने वाला एक यौगिक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह H2 गैस माने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिलने से बनता है। अब देखेंगे कि जो इसका निर्माण है उसको कैसे किया जाता है। तो प्रयोगशाला में इसकी विधि सबसे पहले बताई गई है। तो प्रयोगशाला में इस अम्ल को बनाने के लिए साधारण नमक को माने कि NaCl को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल माने कि H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पे NaCl साधारण नमक है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं 420 केल्विन टेम्परेचर पे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और यहाँ पे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसको बनाने के लिए एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। एक गोल फ्लास्क लेंगे जिसका जो बॉटम वाला भाग रहता है, आधार रहता है, वो गोलाकार रहेगा। उसमें क्या करेंगे, इन दोनों के मिक्सचर को लेते हैं और उसको गर्म करते हैं। और जो निकलने वाला गैस रहता है गर्म करेंगे तो उसमें से गैस निकलेगा। गैस जो निकलता है वो यही गैस रहता है। तो जो गैस निकलता है उसको फिर से सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में लाते हैं और उसमें से प्रवाहित करते हैं। तो जो गैस में थोड़ी बहुत नमी रहती है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में जाने पे वह नमी उसका गायब हो जाएगा और जो H2SO4 गैस है वह ड्राई होकर के शुद्ध रूप में मिलेगा। अब शुष्क करने के लिए जो चूना रहता है कैल्शियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को यहाँ पे नहीं लेते हैं, इसलिए इन दोनों के जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड के शांत सॉल्यूशन को लिया जाता है। ज़्यादातर सूखा करने के लिए इन दोनों का उपयोग किया जाता था, इसका या फिर इसका, लेकिन यहाँ पे H2SO4 का उपयोग करते हैं क्योंकि जो HCl रहता है वह जो इन दोनों से फिर से रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे सुखाने के लिए उसको नहीं लेते हैं। अब ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड में अगर इसको हम लोग प्रवाहित कर देते सुखाने के लिए तो ये इससे रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बना देता। और अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के 2 अणु के साथ जब प्रवाहित कर देते तो इसके साथ भी यह फास्फोरिक अम्ल और यहाँ पे POCl3 का निर्माण कर देता। इसलिए इन दोनों का उपयोग न करके यहाँ पे सांद्र H2SO4 का यूज़ किया जाता है। जो HCl निकलता है उसकी नमी को सुखाने के लिए। अब इसमें से प्रवाहित करने के बाद जो ड्राई वाला HCl गैस मिलता है वह प्योर रूप में HCl के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह है उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब जो अगली विधि है इसको बनाने के लिए उसको बोला गया है कि जो क्लोरीन है उसको संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहता है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने रहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन के साथ इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें का हाइड्रोकार्बन का जो एक एक हाइड्रोजन है एक एक तो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और यहाँ पे योगात्मक उत्पादन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको बोला जाता है मेथेन।
CH4 इसके साथ जब क्लोरीन को रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का एक ठो हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसमें का एक ठो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बनाएगा। तो अब इसमें क्या बचा, CH3 बचेगा और इसमें का एक ठो Cl बचेगा। तो इसमें का CH3 और इसमें का Cl मिलके CH3Cl बनाता है। तो इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापित यौगिक मेथिल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा, ये मेथेन था तो मेथेन में क्लोरीन जाके जुड़ा तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और ये सनलाइट के उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा और यहाँ का एक ठो H और इसमें का एक ठो Cl मिलके HCl बना लेंगे। तो ये जो HCl है हाइड्रोजन के साथ योगात्मक उत्पाद कहलाएगा और ये जो है प्रतिस्थापित उत्पाद कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित और योगात्मक दोनों प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब जो है ये CH4 था। अब देखो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त कहने का मतलब है वे यौगिक जिसमें केवल सिंगल बंध या एकल बंध ही पाए जाएंगे। तो इसमें एक कार्बन के साथ 4 ठो हाइड्रोजन जो है एकल बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये संतृप्त यौगिक है, इसमें और अधिक हाइड्रोजन आकर के नहीं जुड़ सकता। तो वे यौगिक जो हाइड्रोजन के द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त होते हैं उसमें और अधिक हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता, संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और वे यौगिक जिसमें डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध पाया जाता है। जो डबल बंध है इसका मतलब क्या है, इसमें इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक एक ठो हाइड्रोजन और आकर के जुड़ सकता है। और ट्रिपल बंध है उसका मतलब क्या है कि जिसमें ट्रिपल बंध पाया जाएगा, जिस 2 कार्बन के बीच में उन दोनों कार्बन पे 2-2 ठो हाइड्रोजन और आकर के जुड़ सकता है। ये कार्बन की संयोजकता के आधार पे बंध को यहाँ पे लगाते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन माने कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए वे यौगिक जिसमें डबल बंध या फिर ट्रिपल बंध पाया जाता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें डबल बंध है और ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा कमरे के ताप पर तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है डबल बंध है, इसका मतलब इसमें एक ठो हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इसमें एक ठो। तो हाइड्रोजन एकल संयोजी होता है माने एक एक इलेक्ट्रॉन वाला रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत वाली कोई सी भी चीज इसमें आके जुड़ सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इस टाइप से। तो यहाँ पे 2 ठो क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों कार्बन पे एक एक ठो क्लोरीन आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ का एक ठो डबल बंध गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक एक ठो क्लोरीन जुड़ रहा है और ये जो डबल बंध है सिंगल बंध में चेंज हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट जा कर के जुड़ा है तो इसको बोलेंगे योगात्मक यौगिक और इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC या IUPAC नामकरण जिसको बोलते हैं, 11वीं में पढ़े होंगे IUPAC नामकरण, उसी के आधार पर इसको किया गया है। तो कार्बन को पहले नंबरिंग करते हैं फिर उसमें उसके आधार पे नामकरण करते हैं। इसमें 2 ठो कार्बन है, दोनों सेम है तो किसी को भी 1-2 मान सकते हैं। तो 1-2 क्लोरीन दोनों से जुड़ा है तो 1-2 2 ठो क्लोरीन है तो डाई और क्लोरीन है तो क्लोरो और ये क्या है एथेन से मिलके बना है C2H6 से। तो 1-2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका भौतिक गुण देखते हैं। तो जो HCl है वह तीक्ष्ण गंध वाली है, रंगहीन गैस है और जल में बहुत ज़्यादा विलयशील रहती है। इसका जो स्वाद है वह खट्टा होता है और यह हवा से भारी है, वजनदार रहेगा। HCl जो है जल में सांद्र प्रकार का विलयन बनाएगा और नमी युक्त जो हवा रहेगा, वायु रहेगा, उसमें धुआं उत्पन्न करता है। 20.4% जब HCl का जलीय विलयन लेंगे तो ये क्या बनाएगा, समक्वाथी मिश्रण बनाता है। समक्वाथी मिश्रण का मतलब है कि उसी क्वथनांक पे स्थिर रूप से वह एक निश्चित क्वथनांक पे वह जितना भी HCl लेंगे पूरा पूरा उबलने लगेगा और उबल करके क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा।
उसको बोलेंगे समक्वाथी मिश्रण। और इसका जो क्वथनांक है 110 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो इसी क्वथनांक पे जितना भी HCl लेंगे, पानी में घोलेंगे, वो क्या होगा, पूरा पूरा वाष्प में चेंज होगा। तो उसको बोलेंगे समक्वाथी मिश्रण। शुष्क का जो HCl है उसको सरलता से, माने ड्राई वाला जो HCl है उसको सरलता से क्या कर सकते हैं, लिक्विड रूप में ला सकते हैं। और इसका क्वथनांक -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह रंगीन कलर का है और ठोस के रूप में 113 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो रासायनिक गुण है उसमें आता है पहला इसका अम्लीय गुण। तो इसमें HCl है तो H+ को हमेशा डोनेट करेगा, तो क्या होगा, अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो जल में जब इसको घोलेंगे तो इसका H+ को H2O ले लेगा और ये H3O+ बनाएगा। और ये जो HCl था H+ को दान कर दिया तो इसके पास बचेगा Cl-। और जो Ka है ये अम्ल का क्या है, साम्य स्थिरांक है। तो Ka जो है अत्यधिक उच्च मान इसे प्रबल अम्ल प्रदर्शित करता है। जब Ka का मान बहुत ज़्यादा होगा तो जो अम्ल लेंगे वह प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे Ka का मान बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि जो HCl है यह एक प्रबल प्रकार का अम्ल है। और लिक्विड अमोनिया में जब इसको घोलेंगे तो वहाँ पर भी ये विलय होकर के H+ आयन, माने कि उसी को प्रोटॉन बोलते हैं, H+ आयन को, तो वहाँ पर भी H+ आयन देता है, जिसके कारण जो अमोनियम क्लोराइड है उसका गहरा सफ़ेद धुआं प्राप्त होता है। अगर HCl और अमोनिया को रिएक्शन कराएंगे तो इसका H+ इसके साथ जुड़ के NH4+ बनाएगा और इसका Cl- बनेगा। अब देखेंगे धातु और उसके लवण से क्रिया। तो जो HCl है किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे कि जिंक एक धातु है, इसके साथ रिएक्शन किया तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस है इसलिए इसे ऊपर की ओर एरो के द्वारा बताया गया है। ऊपर की ओर एरो का मतलब है कि बनने के बाद ये तुरंत ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्योंकि गैस है। तो जो गैस है उसको इस प्रकार से एरो द्वारा दर्शाते हैं। मैग्नीशियम भी एक धातु है, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आयरन भी एक धातु है, इसके साथ भी HCl जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। और जब धातु के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो भी ये क्लोराइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे धातु है जिंक, उसका ऑक्साइड है जिंक का ऑक्साइड, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O बनाता है। यह है धातु जिंक का हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा HCl तो जिंक क्लोराइड ही बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। और जिंक है धातु, उसका क्या है, ये कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करेगा HCl तो यहाँ भी क्लोराइड बनेगा प्लस H2O। और जहाँ पर भी CO3 रिएक्टेंट के रूप में लेंगे वहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाना जरूरी है, जरूर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे CO3 है तो यहाँ पे CO2 तो निकलना ही था और बाकी इसी के जैसे क्लोराइड बनेगा और एक ठो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये हो गया। अब जो कम क्रियाशील धातु हैं उनके साथ गर्म करने पे ये क्रिया करती है और कॉपर के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही HCl क्रिया करेगा। अब उत्कृष्ट धातु के साथ, उत्कृष्ट धातु माने कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, प्लेटिनम, इन सब से क्रिया नहीं करता है। अब देखेंगे अम्लराज का बनना। अम्लराज किसको बोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन। जब HCl का 3 भाग नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग से के साथ मिलता है तो जो बना हुआ मिश्रण रहता है उसी को क्या बोलेंगे, अम्लराज या फिर एक्वारेजिया बोला जाता है। HCl का 1 भाग लेंगे और नहीं, HCl का 3 भाग लेंगे
और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है। दोनों के मिलने से जो मिक्सचर बनेगा वही कहलाएगा अम्लराज या फिर एक्वा रेजिया। तो यहाँ पे प्रयोग में अम्लराज का उपयोग होता है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में। तो जो HCl है, अगर इसको 1 ml लेंगे तो HCl को 3 ml लेंगे, इसको 1 भी कर लेंगे तो इसको 3 भी कर लेंगे, इसको जो है 10 ml लेंगे तो इसको 30 ml लेते हैं। इस प्रकार से लेकर के इसको मिला के एक्वा रेजिया बनाया जाता है। अब जो अम्लराज है उससे प्राप्त होता है क्लोरीन गैस। तो जो क्लोरीन गैस मिलता है उसको सोना और प्लेटिनम को में प्रवाहित करेंगे तो उसको क्लोराइड बनेगा और क्लोराइड बनकर उसमें विलय हो जाता है। यहाँ पे आर्सेनम है, क्लोराइड है, नाइट्रिक ये है नाइट्रेट प्लस ये H+ आयन, ये सब अगर रिएक्शन करेंगे तो टेट्राक्लोरोरिटो आरेट का निर्माण होता है और NO बनता है और यहाँ पे H2O बनेगा। अगर जो एक्वा रेजिया से जो क्लोराइड मिला है इसको प्लेटिनम पे प्रवाहित करेंगे NO3 और H+ की उपस्थिति में तो यहाँ पे हेक्सा क्लोरिडो प्लेटिनेट का निर्माण होता है और NO और H2O बनेगा। अब देखते हैं लवणों से अभिक्रिया। तो साल्ट के साथ जब अभिक्रिया करता है तो दुर्बल अम्ल का जो साल्ट रहेगा, लवण रहेगा, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट और यहाँ पे नाइट्राइट, इन सब के साथ जब HCl रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इनको अपघटित कर देता है और 2 या 3 भागों में तोड़ देता है। यह है कार्बोनेट। तो यहाँ पे CO3 लिए हैं तो CO2 बनेगा और CO2 गैस है तो ऊपर की ओर बताया है। और ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको HCl से रिएक्शन कराए तो KCl, K और इसका Cl, इन दोनों का हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया और CO2 बाहर निकला। इसी प्रकार K2SO3 से रिएक्शन करेगा तो SO3 है तो SO2 बाहर निकला है यहाँ से और यहाँ भी H2O बनेगा और इसमें का KCl बाहर निकलेगा। इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से फिर S और O है तो SO2 बाहर निकलेगा और 2 सल्फर था तो 1 सल्फर निकलेगा और KCl बनेगा और यहाँ से H2O बनेगा। इसी प्रकार यहाँ से H2 और यहाँ का S मिलके H2S सल्फर डाइऑक्साइड ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलता है और यहाँ से Na और इसका Cl मिलके NaCl बनाएंगे। इसी प्रकार ये सब जो मिलते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl तो ये दोनों मिलके ये NO नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर का गैस बनेगा और ये भी उड़ जाएगा गैस बन के और यहाँ का Na और यहाँ का Cl मिलके NaCl बनाएगा और यहाँ का H और यहाँ का O मिलके H2O बना लेगा। तो इस प्रकार से जो HCl है वो इन सब साल्ट के साथ में रिएक्शन करके तोड़ करके उनको अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। अब देखेंगे इसका उपयोग। तो जो HCl है उसका उपयोग है धातु के क्लोराइड का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका उपयोग होता है और क्लोरीन बनाने के लिए भी HCl का यूज करते हैं। मक्का जो रहेगा, भुट्टा जिसको बोलते हैं, उस मक्का या भुट्टा का स्टार्च से ग्लूकोज के निर्माण करने के लिए और शर्करा उद्योग में भी इसका उपयोग होता है HCl का। जो प्राणी चारकोल है जिसको जानता चारकोल भी बोला जाता है, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला मिलता है, वैसे ही जीव जंतुओं का जो हड्डी रहता है, अवशेष रहता है, उसको जलाएंगे तो जो भी कोयला या चारकोल मिलेगा उसको बोलेंगे प्राणी चारकोल। उसका शुद्धिकरण में तथा इस हड्डियों से जो गोंद निकालने के लिए भी इसका यूज करते हैं। औषधि के निर्माण में और कई प्रकार के रंजक या फिर डाई बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं HCl का। धातु जो गंदा हो जाया रहता है
उसको साफ करने के लिए, मांजने के लिए, चमकाने के लिए भी HCl का यूज़ करते हैं और सैनिटरी या फिर सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इन सब के लिए यूज़ करेंगे तो इनका तनु विलयन लेते हैं। अगर सांद्र विलयन लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हाथ पैर में गिर जाने पे फफोले उत्पन्न कर देता है। तो कहीं पर भी अगर इन सब के लिए जैसे साफ करने के लिए या फिर सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं HCl का, एसिड का, तो क्या करेंगे वहाँ पे पानी के साथ उसको घोल के उसका तनु विलयन ही उपयोग करते हैं। अगर डायरेक्ट अम्ल से कोई काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो हमेशा तनु विलयन यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब में उपयोग होता है, पर घर में सफाई करने के लिए या फिर बर्तनों को साफ करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना है। इसको केवल पढ़ने के लिए, इसको दैनिक जीवन में यूज में मत लाना, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। अभी के लिए बस यही तक। अब अगली क्लास में देखेंगे समूह 18 के तत्व, जिसमें उत्कृष्ट गैसों के बारे में बताया गया है। ये P ब्लॉक के तत्व का लास्ट वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक, अब अगली क्लास में आगे देखेंगे।